मैं आपके साथ बात कर रहा था लास्ट क्लास में इनकम अंडर हेड पीजीवीपी, जिसमें हमने डिस्कस किया मेनली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। दो सेक्शंस पर हमने पिछली क्लास में बात करी, एक सेक्शन 44 AD और एक सेक्शन 44 ADA। क्विकली दोनों सेक्शंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के बाद फिर हम अपना आज का नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, बहुत छोटी क्लास है, मे बी 1.5 आवर मैक्सिमम। कुछ MCQ क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इसके साथ मेरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे PGVP क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मीनवाइल आपको उसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए क्विकली इन दो सेक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सेक्शन 44 AA बताया, जिसमें मैंने आपको बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। सेक्शन 44 AB बताया, जिसमें मैंने आपको बोला ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको सेक्शन 44 AD बताया और सेक्शन 44 ADA बताया। तो सेक्शन 44 AD में मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई बिजनेस करता है और वो एजेंट नहीं है, कमीशन का बिजनेस नहीं है, और ट्रक या गुड्स कैरिज वाला उसका बिजनेस नहीं है, और वो प्रोफेशनल नहीं है, तो ऐसे में वो पर्सन सेक्शन 44 AD में आ सकता है। और यहां तक कि ये कंडीशन भी डाली गई है कि उस बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आप सेक्शन 44 AD में आ सकते हैं। यहां पर आप अपनी इनकम को इनकम टैक्स करवा सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन सेक्शन 44 AD में आता है तो उसे दो तरीके से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एक है 6%, एक है 8% ऑफ द टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट और सेल एज द केस में बी। अब बात आती है 8% कब और 6% कब। तो इसके लिए लॉ ने आपको बताया, अगर आपकी टर्नओवर ऐसी है जो कैश से कमाई गई है, मतलब उसकी जो रिसीविंग हुई है वो कैश में हुई है, तो उस केस में आपको लेना होगा 8%, 8%। और अगर आपकी अदर देन कैश की है, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक मेथड या प्रिस्क्राइब्ड मेथड की टर्नओवर है, तो वहां पर आपको लेना होगा कम से कम 6%। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी उस बात से नहीं होगी। अब ये जो 8 और 6% लेना है, ये आपको टर्नओवर का लेने के बाद इतना इनकम बना देना है, और इस इनकम पर जो भी आपका इनकम टैक्स लगेगा वो आप सरकार को पे कर देंगे। इतनी बात मैंने आपको सेक्शन 44 AD में बताई थी। इसके अलावा और हमने क्या देखा था? हाँ, फिर हमने बात करी थी डिडक्शंस को लेकर। तो क्योंकि हमने ये इनकम आपकी प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पर टैक्सेबल करी है, तो आपको अब हम कोई खर्चों की डिडक्शंस अलग से नहीं देंगे। तो सेक्शन 30 से लेके 38 तक जो डिडक्शंस आपको मिला करती थी वो हम आपको यहां पर नहीं देने वाले हैं। हमने मान लिया है कि आपको डिडक्शंस मिल चुकी हैं। इवन जो डिडक्शंस सेक्शन 40B में लिखी हुई थी रिगार्डिंग दी पार्टनरशिप फर्म, सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, हम वो डिडक्शंस भी आपको नहीं देंगे अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD या ADA में का सहारा लिया है। इस सेक्शन में आने के बाद आपको सहूलियत क्या दी जाएंगी? तो सबसे पहला बेनिफिट आपको दिया गया कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी नहीं करवाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आप 2 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर अगर लेके आएंगे तो ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं अप्लाई होगा। ये सेक्शन केवल उन लोगों को ही मिलेगा जो 2 करोड़ से या उससे 2 करोड़ या उससे कम की टर्नओवर पर आएगा। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ के बीच में है, तो बताइए आप इस सेक्शन में आ सकते हैं या आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन है, सोचिए और फिर आंसर करिए। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं या आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा? बताइए। आ सकते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो आपको 6-8% के हिसाब से ही प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते
कि सर मैं इस सेक्शन में भी आ जाऊं और मैं ये भी कह दूं कि मेरा प्रॉफिट 6% 8% नहीं है, तो या तो आप इस सेक्शन में आ जाओ और 6-8% दिखा दो, नहीं तो फिर आप उस केस में बाहर चले जाओ और ऑडिट करवा लो। अच्छा, इस सेक्शन में एक समस्या और जुड़ी हुई थी। वो समस्या ये थी कि अगर आप सेक्शन 44AD में आते हैं तो आने वाले 5 सालों तक आपको सेम वैसे ही चलना होगा जैसे सेक्शन 44AD कहेगा। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप यहां से बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द मूमेंट व्हेन यू गेट आउट फ्रॉम द सेक्शन 44AD, जब आप सेक्शन 44AD से बाहर किए जाएंगे, आपको अपने खातों का ऑडिट करवाना पड़ेगा। और ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा। जब आप बाहर हो जाएंगे तो आने वाले 5 सालों तक हम आपको इसमें दोबारा एंट्री भी नहीं देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस सेक्शन का। आप आ गए तो यहीं पर फंस के रह जाओ, फंस के नहीं रहना चाहते, छोड़ के जाना चाहते हो तो ऑडिट करवाओ, और ऑडिट करवाने के बाद भी हम इस सेक्शन में दोबारा आपको आने नहीं देंगे अगले आने वाले 5 साल तक। तो ये था पूरा सेक्शन 44AD स्पेशल पॉइंट हमने कवर कर लिया है। यस, फिर मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, दैट इज द सेक्शन 44AD। ये भी एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ही सेक्शन है, बट ये बनाया गया था स्पेसिफिकली फॉर द प्रोफेशनल्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, और इस तरह का जो भी कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशन करता है, तो उनके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। तो यहां पर क्या कहा गया, सेम वही बातें कही गई हैं, बस डिफरेंस इज दैट यहां पर आपको बताया गया है कि जो भी आपकी ग्रॉस रिसीप्ट होती हैं उसका 50% आपको लेना होगा, उसका 50% आपको लेना होगा एज ए प्रॉफिट। और जब आप 50% प्रॉफिट ले लेंगे तो उस पर आपका जो भी इनकम टैक्स बनता है वो आपको यहां पर पे करना होगा। अगर आप मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है तो हम आपको पार्टनर टू सैलरी, सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिडक्शंस आपको नहीं देंगे, वो डिडक्शंस हम आपको नहीं देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको भी नहीं बनाने हैं। स्पेशल पॉइंट में क्या लिखा हुआ था कि इस सेक्शन में, हाँ, इस सेक्शन में अगर कोई आता है और वो ये कहता है कि मेरे पास 50% के प्रॉफिट नहीं है, कम है प्रॉफिट, तो ऐसे में ये सेक्शन कहता है कि सॉरी, आपके लिए सेक्शन 44AD में कोई जगह नहीं है, आप इस सेक्शन को छोड़ दीजिए और आप जाइए अपना नॉर्मली अपना अकाउंट्स बनाइए, बुक्स बनाइए, देन उसका ऑडिट करवाइए और अपनी ITR फाइल करिए। तो इस सेक्शन में आप तभी आ सकते हैं जब आप 50% या उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए तैयार हैं और आप मानते हैं कि आपने 50% या उससे ज्यादा इनकम कमाई है। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो फिर बताइए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेक्शन 44AD मैंने लिया है, माई ग्रॉस रिसीप्ट is ₹99 lakh. My gross turnover oblique sale ₹95 lakh. All is in cash. बताइए how much will be the income under section 44AD? बताइए। क्या होगी मेरी इनकम?
सवाल यहां पर सिंपल इस बात को लेकर है कि सर 8% लेंगे। अच्छा, 6 में तो किसी को डाउट नहीं है ना, 6 लेंगे या 8 लेंगे, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आई थिंक किसी को। 8 लेंगे ये बात तो क्लियर है सर, क्योंकि यहां पर आपने लिखा है ऑल इज इन कैश। तो 8% ऑफ व्हाट, लेना किसका है 8%, ये है चैलेंज। 8% ऑफ व्हाट, किसका लिया आपने 8%? 99 लाख का या 95 लाख का? एक बार लॉ पढ़िए फिर से। हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह नहीं सकता, हो सकता है आपका आंसर बदल जाए। एक बार लॉ पढ़िए फिर से। सेक्शन 44 एडी क्या कहता है? सेक्शन 44 एडी कहता है सर 8% लेना होगा। 8% लेना होगा किसका? टर्नओवर का, सेल का या ग्रॉस रिसीप्ट का? तो यहां तो दोनों बातें दी हुई हैं आपको। 95 लाख ग्रॉस टर्नओवर है और 99 लाख ग्रॉस रिसीप्ट है। तो आपने फिर 95 का क्यों लिया, 99 का क्यों नहीं लिया? और आपने 99 का लिया तो फिर मैं पूछूंगा 95 का क्यों नहीं लिया? तो ये है मेरा मेन पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है कि आपको एग्जैक्टली 95 लेना है या 99 लेना है। ये है मेरा क्वेश्चन, बताइए। अच्छा, अभी तक आपने क्या लिया है? आपने लिया है 95 लाख। तो इससे आपने आंसर निकाला 95 इंटू 8%, 7.6 लाख मीन्स 7,60,000। आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सर हमने 99 क्यों नहीं लिया? ले सकते थे, लिया जा सकता था 99 लाख। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं तो उन्हें पता है कि या तो आपका बिजनेस मर्केंटाइल सिस्टम पर काम करेगा या कैश अकाउंटिंग सिस्टम पर काम करेगा। तो अगर आपका अकाउंटिंग सिस्टम, नहीं नहीं आंचल, प्रोफेशनल की बात नहीं हो रही है, बात तो अभी किसकी हो रही है? सेक्शन 44 एडी, एडी की बात हो रही है। एडी में तो बिजनेस आता है। अगर आप ये कहें कि सर ग्रॉस रिसीप्ट प्रोफेशन में होती है, तो गलत कह रहे हैं आप। ग्रॉस रिसीप्ट बिजनेस में भी तो हो सकती है। और अगर मैं आपकी बात मान लूं और मैं ये कहूं कि ठीक है बिजनेस में नहीं हो सकती, अगर बिजनेस में हो ही नहीं सकती तो लॉ मेकर ने फिर यहां पर ग्रॉस रिसीप्ट वर्ड क्यों लिखा? सवाल ये भी तो सोचने वाला है। अगर बिजनेस में ग्रॉस रिसिप्ट नहीं हो सकती तो फिर ग्रॉस रिसिप्ट वर्ड ही क्यों लिखा हुआ है? इसलिए ऐसा नहीं है ग्रॉस रिसिप्ट हो नहीं सकती, यस हो सकती है इन केस ऑफ अ कैश अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप ये कहते हैं सर मैं कैश अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं खर्चा तब खर्चा मानता हूं जब पेमेंट हो जाती है, मैं इनकम को तब इनकम मानता हूं जब मुझे पैसा मिल जाता है, तो वहां पर आपको 8% या 6% करना है ऑफ द ग्रॉस रिसीप्ट। लेकिन अगर आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि मैं मर्केंटाइल पर काम करूंगा, अक्रूवल सिस्टम पर काम करूंगा, तो आपको 8 या 6% करना है ऑफ द ग्रॉस सेल और टर्नओवर एज द केस मे बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, उसका 6% 8% के हिसाब से आंसर बदल जाएगा। तो यहां पर जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तो आपके मन में इस कंसेप्ट को सीखने के बाद यह सवाल आना चाहिए कि सर यहां पर क्लैरिफाई करिए व्हाट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट यू फॉलो इन दिस बिजनेस। तो यहां पर अगर मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो करूंगा तो मेरा आंसर बदल जाएगा, और मर्केंटाइल अकाउंटिंग होगी तो मेरा आंसर अलग आएगा। बताइए जो आपने मुझे आंसर दिया ये कैश अकाउंटिंग सिस्टम का है या मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम का है? दिस आंसर इज फॉर मर्केंटाइल और कैश अकाउंटिंग? इट इज अ मर्केंटाइल अकाउंटिंग। वेरी गुड।
अब जरा कैश सिस्टम का भी आंसर कर दो। अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करूं तो क्या आंसर आएगा? सर फिर हम 8% ऑफ ₹99 लाख ले लेंगे, जो कि आ जाएगा 7,92,000। क्लियर है? ये जो मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूं इसे आप नोट करते हो ना? हाँ, रिवीजन में एक बात और हमने छोड़ दी है रिगार्डिंग द WDV। तो जितने साल आप इस 44 AD और ADA की दुनिया में जी रहे थे उतने साल तक ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। जब आप इस दुनिया से बाहर निकलेंगे, सेक्शन 44 AD और ADA की दुनिया छोड़कर बाहर की दुनिया में आएंगे, तो आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं, जो आपकी असेट्स होंगी, उसकी जो वैल्यू ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, वो WDV ली जाएगी। ये अज्यूम करते हुए कि उन ईयर्स में जब आप सेक्शन 44 AD और ADA में जी रहे थे वहां पर हमने आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया था, और यहां तक कि यह भी मान लिया जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था। तो जो WDV बचेगी, जो कि एक्चुअली में WDV होती अगर आप नॉर्मल जिंदगी में जी रहे होते, तो जो WDV होती वो WDV उठाई जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है? इसके बाद तो ऐसा इसमें कुछ था नहीं। आइएगा, एक आखिरी सेक्शन और है हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। तो अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपकी इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी प्रिजम्पटिव बेसिस पर, उसके लिए सेक्शन 44 AE बनाया गया है। सेक्शन 44 AD आपको कोई AE परसेंटेज नहीं देता। जैसे हमने देखा कि सर सेक्शन 44 में, सेक्शन 44 AD में और सेक्शन 44 ADA में हमें परसेंटेज दी थी 6%, 8%, हमें यहां पर दिया था 50%। तो इस तरह की परसेंटेज आपको सेक्शन 44 AE में नहीं दी जाएगी। यहां का जो तरीका है वो एक डिफरेंट मेथड होगा। ये इनकम टैक्स में अलग से एक्सप्लेन किया गया है कि यहां पर कैसे आपकी इनकम निकालनी है। तो पहले तो ये समझ लीजिए सेक्शन एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, फिर समझेंगे कि प्रिजम्पटिव इनकम कैसे निकालनी है। तो एलिजिबल एसएससी कौन है यहां पर, एक बार इसको समझ लेते हैं। द एलिजिबल एसएससी अंडर सेक्शन 44 AE, सेक्शन 44 AE का बेनिफिट किसे देने वाले हैं हम? So section 44 AE will be available to an SSC owning not more than 10 goods carries at any time during the previous year। अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को। एक ऐसे एसएससी को हम ये सेक्शन का बेनिफिट देंगे, एक ऐसे एसएससी को हम इस सेक्शन का बेनिफिट देंगे जिसके पास पूरे साल भर में किसी भी समय पर, पूरे साल भर में किसी भी समय पर 10 से ज्यादा कैरीज व्हीकल ना रहे हो, 10 से ज्यादा गुड्स कैरीज व्हीकल ना रहे हो। तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरीज व्हीकल, यहां पर लिख लीजिएगा व्हीकल, ना रहे हो। अगर आपके पास किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल थे, तो सॉरी टू से आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते।
इसका मतलब आपके पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, 10 मैक्सिमम। अगर आपके पास मैक्सिमम 10 व्हीकल हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। क्लियर? इतनी लाइन पढ़ने के बाद आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल करना है, फिर इसके बाद इस सेक्शन पर वापस आएंगे। राम है 5 ट्रक at the beginning of year. Ram purchased below additional truck during the year. Date 15/4/2021, 28 मई 2021, 15/12/2021, 28 मार्च 2022। राम ने 4 नए ट्रक खरीदे, फिर इसने 5 नए ट्रक खरीदे, फिर इसने 6 नए ट्रक खरीद लिए, और यहां पर इसने 2 नए ट्रक खरीदे। राम सोल्ड few truck during the previous year. सत्रह चार 2 ट्रक बेच दिए, पच्चीस 4/2021 को इसने 4 ट्रक बेच दिए, उनतीस 12/2021 को इसने 1 ट्रक बेच दिया, और 28 फरवरी 2022 को इसने 1 ट्रक बेच दिया। सिचुएशन आपके सामने है, आपको ये बताना है कैन ही एलिजिबल टू टेक सेक्शन 44 AD AE, इज राम एलिजिबल टू ऑप्ट सेक्शन 44 AE। बताइए। हाँ जी, निकाला आपने आंसर? ले सकता है क्या ये? सेक्शन 44 AE का बेनिफिट इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए एक बार। सर इसके पास 5 ट्रक थे,
इसने 4 नए खरीदे, ये वाले, ठीक है, कितने हो गए? 9, 10 के अंदर है, मिल जाएगा। फिर इसने 28 मई को 5 और खरीदे, लेकिन उससे पहले 25/4 को इसने 17/4 को इसने 2 बेच दिए, -2 बचे 17। फिर 25 को इसने 4 बेच दिए, -4 बचे, 7, यहां पर आएगा 7, -4 किया तो यहां पर आ गया 3, इसके पास हो गए 3। लेकिन फिर 28 मई को इसने 5 और खरीद लिए, तो 5 और खरीद के हो गए इसके पास 8। फिर 15/12 को इसने 6 और खरीद लिए, तो जैसे ही इसने 6 खरीदे इसके पास हो गए हैं 14 ट्रक। अब क्योंकि ये 10 से ज्यादा हो गया, ये लिमिट एक्सीड हो गई, तो इसे फिर सेक्शन 44AE का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना कि ईयर एंड पर आपके पास कितने ट्रक थे, आपको सिंपल ये देखना है कि साल भर के बीच में किसी भी दिन, साल भर के बीच में किसी भी दिन अगर उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल हो गए हैं, तो उस केस में उसे हम इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे। आंचल का एक क्वेश्चन है, सर ही कैन गो फॉर अ अदर सेक्शन, अगर उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल हैं तो वो दूसरे सेक्शंस में जा सकता है। बताइए कौन से सेक्शन में भेजना चाहते हैं आप आंचल? मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आप मुझे बताइए, क्या आप उसे सेक्शन 44AD में भेजोगे? जल्दी से बताओ, क्या वो सेक्शन 44AD में जा सकता है? नहीं जा सकता। एडी ने तो पहले ही दरवाजे बंद कर रखे हैं उसके लिए। एडी में क्या लिखा था, वो असस्सी जो एई के लिए हैं, वो असस्सी जो एई वाले असस्सी हैं, वो प्लीज यहां पर ना आए, तो उन्हें तो वैसे ही मना कर दिया। बचा 44ADA, क्या इसमें भेजोगे? इसमें भी नहीं जा सकते, बिकॉज ये किसके लिए बना है, ये प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया सेक्शन है, तो ये बेचारा कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये नॉर्मल बैलेंस शीट बनाएगा, नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, नॉर्मली अपने लेजर्स बनाएगा, और अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो ये ऑडिट भी करवाएगा। हाँ, अगर ये 5% ऑफ द कैश, टोटल कैश पेमेंट और टोटल 5% रिसीप्ट वाले में आ जाता है तो 10 करोड़ तक भी नहीं कराएगा ऑडिट। बट पॉइंट इज दैट ये सेक्शन 44AE में नहीं आ पाएगा। क्लियर? अब देखिए लॉ में क्या किया है, सेक्शन 44AE के रेस्पेक्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये जो आपको 10 व्हीकल की लिमिट बताई गई है, दीज व्हीकल्स मे बी ऑफ हैवी व्हीकल, ये आपके हैवी व्हीकल भी हो सकते हैं, और ये आपके लाइट व्हीकल भी हो सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं हल्के वाहन और भारी वाहन। और आप ये बात अच्छे से समझते हो हल्के और भारी में क्या फर्क है, आप खुद भी देखते होगे, कुछ होती हैं छोटी गाड़ियां और कुछ होते हैं बड़े बड़े ट्रक्स। तो यहां पर सरकार ने हैवी और लाइट को 2 कैटेगरी में बांटा है। सरकार ने बताया है कि हैवी का मतलब क्या होगा, हैवी व्हीकल का मतलब क्या होगा। तो यहां पर देखिए हैवी व्हीकल के लिए सरकार ने डेफिनेशन दी है, हैवी व्हीकल मींस, हैवी गुड्स व्हीकल मींस, हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब होगा ऐसा कोई भी गुड्स कैरीज व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड्स 12,000 किलोग्राम। तो अगर किसी ट्रक का, अगर किसी गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट बिना लोड किए मतलब केवल गाड़ी का अपना वजन, अगर गाड़ी का अपना वजन 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है
तो वो गाड़ी अपने आप में हैवी व्हीकल मानी जाएगी। अगर किसी गाड़ी का वजन 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है तो वो गाड़ी अपने आप में मानी जाएगी कि ये हैवी व्हीकल है। ठीक है, तो लाइट व्हीकल कौन सा होगा? जिसका वेट लेस देन और इक्वल टू 12,000 किलोग्राम। तो अगर कोई गाड़ी है जिसका वजन 12,000 किलोग्राम या उससे कम है तो वो आपके लिए लाइट व्हीकल माना जाएगा, और अगर कोई गाड़ी जिसका वजन 12,000 से ज्यादा है केजीज में तो वो आपके लिए हैवी व्हीकल बन जाएगा। वेट मोर देन 12,000 किलोग्राम। तो ये दो सेग्रीगेशन सरकार ने बताए हैं। क्यों बताए हैं अभी बताता हूं इसका आंसर। अब सरकार ने ये बोला जो आपके हैवी व्हीकल होंगे, जो आपके हैवी व्हीकल होंगे उसके लिए इनकम अलग तरह से निकाली जाएगी, और जो आपके लाइट व्हीकल होंगे उसकी इनकम अलग तरह से कंप्यूट की जाएगी। तो जो लाइट व्हीकल होगा आपका, इसके लिए आप क्या करिए, 7500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल, ये आपकी इनकम है। आपने एक्चुअली में क्या कमाया हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। आप क्या करिए, जितने आपके पास लाइट व्हीकल हैं, जितने आपके पास लाइट व्हीकल हैं वो मल्टीप्लाई बाय 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। आपके पास मान के चलते हैं 4 लाइट व्हीकल हैं और 12 महीने आपके पास रहे, 4 लाइट व्हीकल 12 महीने आपके पास रहे, तो क्या करना है आपको, 7500 रुपए एक व्हीकल का, 4 व्हीकल आपके पास थे और 12 महीने आपके पास थे, तो ये आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है। आपके पास अगर 10 व्हीकल हैं और 10 के 10 लाइट व्हीकल हैं, 10 के 10 लाइट व्हीकल हैं, पूरे 12 महीने आपके पास रहे हैं, तो आपकी इनकम क्या बन जाएगी, 7500 रुपए इंटू 10 व्हीकल इंटू 12 महीने, तो ये आपकी इनकम है इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइट व्हीकल। तो जो आपके पास हल्के वाहन हैं उसके रेस्पेक्ट में ये आपकी इनकम बन जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला, 7500 रुपए एक गाड़ी का एक महीने का, तो जितने गाड़ियां आपके पास हैं और जितने महीने आपके पास हैं उसके हिसाब से वो आपकी इनकम बन जाएगी। अगर एक एसएससी ने मान लीजिए 4 महीने ही कोई गाड़ी अपने पास रखी है तो पूरे साल की इनकम नहीं लेनी है, केवल 4 महीने की इनकम लेनी है। अगर उस एसएससी ने केवल 10 महीने गाड़ी अपने पास रखी है तो इनकम भी आपको 10 महीने की लेनी है। लेकिन हां, अगर किसी ने 1 महीना 1 दिन अपने पास रखी है तो वो 2 महीने काउंट किए जाएंगे, वो फिर 1 महीना काउंट नहीं होगा। तो यहां पर लिखा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आइएगा वापस लॉ पर। लाइट व्हीकल के रेस्पेक्ट में मैं आपको बता रहा हूं, फॉर ईच व्हीकल अदर देन द हैवी गुड्स व्हीकल, अदर देन हैवी का मतलब हो गया मींस लाइट व्हीकल। तो अगर आपके पास लाइट व्हीकल होगा तो क्या करना है, 7500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो 7500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ये लेना है आपको। ड्यूरिंग विच सच व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी और एन अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न्ड फ्रॉम सच व्हीकल विच एवर इज हायर। तो आपको क्या करना है, या तो 7500 रुपए ले लो, या अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा कमाया है तो आप ज्यादा वाला अमाउंट डिक्लेयर कर दो। मतलब कम नहीं लेना है, 7500 तो लेना ही लेना है, इससे ज्यादा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत उस बात से नहीं होगी। 7500 तो आपको कम से कम लेना ही पड़ेगा।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं हैवी व्हीकल के केस में सरकार ने क्या बोला। हैवी व्हीकल के केस में सरकार ने कुछ अलग तरीके से बात बोली है, वो भी समझ लीजिए एक बार। हैवी व्हीकल के केस में सरकार कहती है हम आपसे 7500 रुपए पर मंथ नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम 1000 रुपए लेंगे। लेकिन 1000 रुपए पूरी गाड़ी का नहीं है, 1000 रुपए पर मेट्रिक टन है, 1000 रुपए पर मेट्रिक टन है। तो आपकी गाड़ी कितने मेट्रिक टन की है, आपकी गाड़ी कितने मेट्रिक टन की है, उसके हिसाब से आपकी इनकम निकलेगी। अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 20 मेट्रिक टन की है तो आपके लिए 1000 इंटू 20 कर दिया जाएगा उस गाड़ी का, उस एक गाड़ी का। अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 47 मेट्रिक टन की है तो उस एक व्हीकल का आपके लिए 1000 इंटू 47 कर दिया जाएगा। और अगर आपका व्हीकल मान लीजिए 40 मेट्रिक टन का होगा तो 1000 इंटू 40 कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब हम यहां पर गाड़ी नहीं देख रहे हैं कि कितनी गाड़ी आपके पास है और कितने 7500 रुपए लेने हैं, नहीं, आपका एक व्हीकल देखेंगे, वो व्हीकल जितने मेट्रिक टन का होगा उतने 1000 आपकी इनकम है एक महीने की, एक महीने की। अगर आपके पास मान लीजिए 4 व्हीकल हैं और चारों व्हीकल अलग अलग मेट्रिक टन के हैं तो आपको अलग अलग इनकम निकालनी है। छोटा सा एग्जांपल देखिएगा यहां पर, मान लीजिए आपके पास एक व्हीकल है 28 मेट्रिक टन का, इसे आपने 3 महीने अपने पास रखा है। आपके पास दूसरे व्हीकल है 30 मेट्रिक टन का, इसे आपने 2 महीने अपने पास रखा है। आपके पास तीसरा व्हीकल है 40 मेट्रिक टन का, इसे आपने 12 महीने अपने पास रखा है। आपके पास चौथा व्हीकल है 50 मेट्रिक टन का और इसे आपने 15 दिन अपने पास रखा है। और पांचवा व्हीकल है आपके पास 20 मेट्रिक टन का, इसे आपने 1.5 महीना अपने पास रखा है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है आपकी इनकम कितनी होगी। तो एक बार लॉ देख लीजिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। लॉ क्या कहता है, 1000 रुपीज पर टन, सॉरी मेट्रिक टन नहीं है, पर टन है, 1000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, मतलब बिना माल रखे हुए अगर आप ट्रक का वजन करते हैं तो ट्रक कितने किलो का आता है, कितने टन का आता है। तो जितने टन का ट्रक होगा, जितने टन का ट्रक होगा उतने इंटू 1000 रुपए पर टन, एज द केस मे बी, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इस एग्जांपल में वापस आइएगा, ये जहां जहां मैंने MT लिखा है इसे टन कर दीजिएगा, M नहीं है, ओनली टन है। तो बताइए इस केस में क्या निकलेगा। मैं इसको ले जाता हूं अलग जगह पर। बहुत सिंपल वर्किंग है, कुछ ज्यादा टेक्निकल बात है नहीं इसमें, देखिएगा। आप बोलेंगे सर 28 टन का मेरे पास एक ट्रक है, तो 28 टन इंटू 1000 रुपए पर टन इंटू कितने महीने आपके पास रहा, ये आपके पास रहा 3 महीने, प्लस 30 टन का दूसरा ट्रक है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 1000 पर टन मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स, प्लस 40 टन का आपके पास तीसरा व्हीकल है, तो 40 टन मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, प्लस 50 टन मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय, बताइए 15 दिन है तो इसे मैं 15 दिन आधा महीना ले लूं या पूरा महीना ले लूं। मैं इसे पूरा महीना ही लूंगा क्योंकि लॉ में लिखा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो यहां पर आ जाएगा 1 मंथ प्लस
20 टन का आपके पास एक ट्रक है, तो 20 टन इंटू 1000 रुपीज इंटू 2 मंथ्स। तो फाइनली अब बता दीजिए कितनी इनकम आ जाएगी आपकी। 28 इंटू 1000 इंटू 3, तो ये आ गया 84,000। 30 इंटू 1000 इंटू 2, 60,000। 40 इंटू 1000 इंटू 12, 480। 50 इंटू 1000 इंटू 1, 20 इंटू 1000 इंटू 2, 84 प्लस 60 प्लस 480 प्लस 50 प्लस 40, 7,14,000। बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को? तो हैवी व्हीकल के केस में क्या करना है? 1000 रुपए पर टन ले लेना है ग्रॉस व्हीकल वेट का, एज द केस मे बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जबकि लाइट व्हीकल के केस में आपको टन नहीं देखने हैं, वहां पर आपको देखना है 7500 रुपए एक गाड़ी का। 7500 रुपए एक गाड़ी का। चल सकते हैं आगे। डिडक्शंस वाला पार्ट देख लीजिएगा। डिडक्शंस वाला, डिडक्शंस अलाउएबल अंडर सेक्शन 30 से 38 shall be deemed to have been given in full effect and no further deduction shall be allowed। लेकिन अब यहां पर एक लेकिन है, ध्यान रखना। In case of a partnership firm, salary and interest paid to partner deductible subject to the condition and limit specified in section 40B। याद रखिएगा, मैंने सेक्शन 44 AD में और ADA में मना किया है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म होंगे तो आपको सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन सेक्शन 44 AE में अगर आप पार्टनरशिप फर्म होंगे तो आपको ये वाली डिडक्शन दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन मान के चलिएगा, इसलिए इसे अलग से याद रखना है। एक जगह पर मैं चार्ट बना रहा था आप लोगों के लिए, वहां पर इस बात को लिख लेते हैं। आइए, मैं बना रहा था आपके लिए यहां पर। हाँ, तो यहां पर सेक्शन 44 AE वालों के लिए लिख लीजिएगा स्पेसिफिकली। डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, बट यहां आ जाएगा अलाउड। इन्हें अलाउ कर देंगे। अच्छा, 44 AE में मेथड क्या था? यहां दो मेथड थे। लाइट व्हीकल है तो 7500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल, और हैवी व्हीकल है तो 1000 रुपए पर टन पर टन बस। अच्छा, पर मंथ, पर मंथ। अच्छा, इसमें 2 करोड़ की लिमिट थी, इसमें भी 50 लाख की लिमिट थी। बताइए इसके अंदर क्या लिमिट है? सेक्शन 44 AE में क्या लिमिट है? क्या टर्नओवर की कोई लिमिट है यहां पर?
नहीं, यहां पर लिमिट है 10 व्हीकल, मैक्सिमम 10 व्हीकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिकली कंपैरिजन रहा तीनों सेक्शंस का अलग अलग बेसिस पर। बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? इसके बाद देखिएगा, WDV वाला पॉइंट बिल्कुल वैसे वैसे ही लिखा हुआ है जैसे बाकी दो सेक्शन में था। WDV of any asset is eligible in an eligible business and profession shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee had claimed and had been actually allowed depreciation for each of the relevant assessment year। बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेम नहीं बनाने हैं। अगर कोई असेसी सेक्शन 44 AE में अपने प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाने ही नहीं है, उन्हें ऑडिट भी नहीं कराना है। एडवांस टैक्स होल्ड कर दीजिएगा, इसे हम बाद में देखेंगे। स्पेशल पॉइंट देख लीजिए, however if the assessee claim his profit to be lower than the profit computed by applying the presumptive rate। अगर कोई असेसी कहता है कि नहीं मेरे प्रॉफिट कम है, मैं अपने प्रॉफिट उतना नहीं मानता जितना ऊपर का सेक्शन मुझे बताता है, मतलब प्रिजम्पटिव जो रेट मेरे को बताए गए हैं मैं उससे कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता हूं, देन ही हैज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम उसे बोलेंगे जा भाई जा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के ला अंडर सेक्शन 44 AA एंड गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। तो पहले बुक्स बनाइए AA में और फिर ऑडिट करवाइए AB में। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं कम प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं तो आपको उस केस में ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक या नहीं? आइएगा, पीछे पेज पर कुछ बातें रह गई हैं जो मैंने आपको सेक्शन 44 AA में और AD में छुड़वाई थी, वापस मैं ले आता हूं उसी बात पर। पेज नंबर 163, पेज नंबर 163। हमने ये स्पेशल प्रोविजन होल्ड किया था, आज इसको कवर करेंगे। देखिए, where the profit and gain from the business are calculated on a presumptive basis under section 44 AE। ब्रैकेट वाले सेक्शन छोड़ दीजिएगा, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं होते। सेक्शन 44 BB और सेक्शन BBB ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन लॉ में लिखे हुए थे तो मैंने यहां पर प्रिंट कर दिए। तो अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं सेक्शन 44 AE के हिसाब से इनकम नहीं दिखाऊंगा, देन SSC has claimed that his income is lower than the profit or gain so computed in section 44 AE। तो अगर SSC कहता है नहीं मेरे प्रॉफिट कम है, जो 44 AE में कैलकुलेट हो रहा है उससे कम है, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 44 AA में, सेक्शन 44 AA में बुक्स बनानी पड़ेंगी। यही बात मैंने वहां पर भी लिखी हुई है सेक्शन में, यही बात मैंने यहां पर भी लिख दी है दोबारा से। तो ये वाला पॉइंट क्या कहता है, अगर आप अपनी इनकम 7500 रुपए पर मंथ वाली नहीं दिखाना चाहते हैं और 1000 रुपए पर टन वाली नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आपको फिर उस केस में यहां पर किताबें बनानी है, और किताबें बनाने के बाद ऑडिट भी कराना है। तो आइए ऑडिट वाले सेक्शन में पढ़िए, यही बात लिखी हुई मिलेगी आपको। ये रही पॉइंट नंबर 1, स्पेशल प्रोविजन में पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस शेल इफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ सच पर्सन अंडर सेक्शन 44 AE। और वाली लाइन काट दीजिएगा, और सेक्शन 44 B आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, एज द केस में बी, एंड ही हैज क्लेम्ड दैट हिज इनकम टू बी लोअर देन द प्रॉफिट और गेन सो डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन।
एज द केस मे बी इन द प्रीवियस ईयर, तो फिर उसे क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात लिखी हुई है कहां, ऑडिट वाले सेक्शन में। क्लियर है? तो अगर आप एई की बातें नहीं मानोगे तो आपको फिर ऑडिट में आना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। स्पेशल प्रोविजन में लास्ट वाला पॉइंट पढ़िएगा। इन केस where an SSC not eligible to claim the benefit of provision under section 44AD for the 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit had not been declared in accordance with the section 44AD। तो एडी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप एक बार एडी के हिसाब से अपनी इनकम दिखाते हो तो आने वाले 5 सालों तक आपको एडी के हिसाब से ही इनकम दिखानी है। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैं एडी के हिसाब से नहीं दिखाऊंगा, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और बोला जाएगा बुक्स बनाइए। तो बुक्स बनाने के लिए देखो ये वाला पैराग्राफ डाल दिया, और बुक्स बनाने के बाद बोला जाएगा ऑडिट करवाइए। तो ऑडिट वाले सेक्शन पर आइए, ऑडिट के अंदर ये रहा ये वाला पॉइंट। अगर आप कहते हैं एडी, एडी ये रहा थर्ड नंबर का, अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैं तो इतनी इनकम नहीं दिखाना चाहता 6% 8%, तो जाइए ऑडिट करवाइए। सेम सिचुएशन है 44 एडी ए वालों के लिए। अगर एडी ए वाले कहते हैं मैं 50% प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहता, कम है मेरा प्रॉफिट, मैं नहीं दिखाऊंगा 50%, तो उन्हें भी बोला जाएगा जाइए पहले बुक्स बनाइए, और बुक्स बनाइए और उसका ऑडिट भी करवाइए। तो यहां पर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। सो कैरिंग ऑन द बिजनेस, carrying on the profession shall, if the profit and gain from the business are deemed to be the profit and gain of such person under section 44 ADA and he has claimed such income to be lower than the profit and gain so computed in the section 44 ADA, तो जो इनकम वहां पर कंप्यूट की गई है अगर आप उससे कम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में सेक्शन 44 एडी ए बी में, सेक्शन 44 ए बी में ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां एक बार मैं देख लूं कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया है। नहीं, अब हमारे सारे पॉइंट्स कवर है। बस एडवांस टेक्स्ट वाला एक पॉइंट है वो हम करेंगे एडवांस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। इन 5 सेक्शंस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सेक्शन 44 ए ये कहेगा बुक्स बनाने को, सेक्शन 44 ए बी ये कहेगा ऑडिट करवाने के लिए, सेक्शन 44 ए डी ये कहेगा प्रिजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 44 एडीए प्रिजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ specified profession, and last is the section 44 AE presumptive income in case of goods carries business।
चंचल की एक क्वेरी है, देख लेता हूं क्या है। सर एक बार इन सेक्शंस में आने के बाद 5 साल तक रहना पड़ता है, ठीक है, क्या एसएससी चाहे तो इन्हें आगे आगे भी इन्हीं सेक्शन के हिसाब से टैक्स पे कर सकता है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ने आपको बस यही तो बोला है कि आप बाहर नहीं जा सकते 5 साल तक। 5 के बाद अगर आपका मन है, ये अच्छा लगता है आपको, तो आप इसमें रहिए। रहने की कोई मनाही थोड़ी है, रहने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन ध्यान ध्यान रखिएगा, जब आप छठे साल में दोबारा इसमें आ जाएंगे, मान लीजिए आपके 5 साल पूरे हो गए, अब 6th ईयर लग गया और आप छठे साल इसमें आ गए, तो वो छठा साल आपका पहला साल माना जाएगा अगले 5 साल के लिए। तो फिर आप अगले 5 के लिए फंस जाओगे। मतलब 5 साल बाद आपको ये समझ लीजिए, जेलर ने ये बोला कि हम तुम्हें जेल से रिहा कर रहे हैं, क्या तुम जाना चाहते हो? तुमने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, तो अगेन अगले 5 साल के लिए आपको उसी जेल में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि वहां से आपके नए 5 साल शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है रहिए। और मैं बताऊं, ये सेक्शन कोई बुरा सेक्शन नहीं है। देखिए कितना आसान काम है आपके लिए। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 2% या 3% के मार्जिन में बिजनेस करते होंगे। भाई अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमाते होंगे, कम से कम 10-15% तो कमाते ही होंगे। सरकार तो क्या कह सरकार तो क्या कह रही है? सरकार कह रही है हमें नहीं चाहिए आपका 15% प्रॉफिट, हमें तो बस क्या दे दो, 8% दे दो। 8% ही तो मांग रहे हैं, और 8% भी टैक्स थोड़ी मांग रहे हैं। 8% टैक्स नहीं मांग रहे, 8% हम केवल आपसे इनकम मांग रहे हैं। उस इनकम पे जो टैक्स बने वो दे देना, तो कोई बुरा नहीं है सेक्शन। अगर मैं मेरी बात करूं, एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास मोर देन 50% केसेस ऐसे हैं जो सेक्शन 44AD में अपनी रिटर्न भरते हैं। मोर देन 50% केसेस ऐसे हैं। वो कहते हैं सर हमें बिजनेस करने दो, हमें बुक्स की टेंशन में मत डालो। हाँ, लेकिन जब उनका टर्नओवर ज्यादा हो जाता है तो वो ऑडिट में भी आ जाते हैं। कभी मान लो उनका टर्नओवर 2 करोड़ से पार हो जाता है तो फिर वो ऑडिट के केस में आ जाएंगे, फिर वो सेक्शन 44AD नहीं ले पाएंगे। आंचल की क्वेरी है, सर एक बार 40A3 का एग्जाम्पल करवा दो, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। 40A3 कौन सा सेक्शन था ये? कैश पेमेंट? बताइए इसका, वही वाला एग्जाम्पल ले लें जो हमने किया था अपनी क्लास में, या कुछ नया एग्जाम्पल बनाएं? गुड क्वेरी चंचल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेरी किसी की आए, बट आपने पूछ ली। चंचल का क्वेश्चन है, सर एक बार टर्नओवर एक्सीड होने के बाद अगर वो ऑडिट करने के कितने साल तक उस सेक्शन में नहीं जा सकते? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बार ऑडिट हो गई तो आपके पाप धुल गए, आप जेल में जी रहे थे। इस कहानी को याद रखिएगा, सारा क्रक्स मिल जाएगा आपको इस पूरी बात का। आप जेल में थे, अचानक गंगा वर्षा हुई, आपके पाप धुल गए, इसका मतलब आप ऑडिट में चले गए। अब ऑडिट में जब आप नहा के आ गए तो उसके बाद आप जेल वाली दुनिया में नहीं हैं। अब आपकी चॉइस है, आप पुरानी जिंदगी में जीना चाहते हैं जो पहले नॉर्मल जिंदगी थी, या आप वापस 44AD में आना चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं,
या आप चाहे तो 44 AD की दुनिया को टाटा बाय बाय करके नॉर्मल जिंदगी में जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आपका ऑडिट हो गया तो मतलब समझ लीजिए आपके पाप धुल चुके हैं। अब आपके पास फिर से जिंदगी है नई। बताइए कहां जाना चाहते हैं, 44 AD में चले जाइए या फिर पुरानी जिंदगी में आ जाइए। फिर वहां से 5 साल कंप्यूट होंगे, नए नए 5 साल वहां से कंप्यूट होंगे, बिल्कुल। हाँ जी, 40A3 पर हमने ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स करे थे। आइए एक बार इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं फिर से। मैंने आपको 40A3 पर यह बताया था कि अगर आपने किसी खर्चे की पेमेंट करी है, आपने किसी खर्चे की पेमेंट करी है 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में एक पर्सन को, इन मेथड अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मेथड, इन अ मेथड अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मेथड। और प्रिस्क्राइब्ड मेथड बहुत सारे थे, लेकिन अनप्रिस्क्राइब्ड कौन से थे? कैश, बियरर चेक और बैंक रिसीवेबल्स। तो अगर आपने किसी को कैश में पेमेंट कर दी है और वो 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है एक दिन में एक पर्सन को, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और खर्चा कितना डिसअलाउ होगा? जितना आप कैश में पे करेंगे जो कि 10,000 से ज्यादा है, वो खर्चा हम आपका डिसअलाउ कर देंगे। अगर आपने एक खर्चे को अलग अलग दिनों पर पे किया होगा, एक ही खर्चे को आपने अलग अलग दिनों पर पे किया होगा, तो वहां पर हम आपका कुछ भी डिसअलाउ नहीं करेंगे अगर कोई भी पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो यहां पर जो मैंने 4 एग्जाम्पल बनाए थे आपके लिए वो इस तरह से थे, एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा, यहां पर हमने कुछ मिस इंटरप्रिटेशन भी ले ली थी, बट बाद में हमने सही भी कर दिया था, तो उसको फिर से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल था, आपने हरी से परचेस किया, 10,000 रुपए का, सॉरी 1,000 रुपए का, 1,000 है 10,000 है, 10,000। तो आपने हरी से परचेस किया, 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है मान के चलते हैं। तो यहां पर कुछ डिसअलाउ होगा या नहीं होगा? क्या यहां पर कुछ डिसअलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर डिसअलाउ? क्योंकि 10,000 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरे केस में 24/7 को आपने पेमेंट करी, मोहन को पेमेंट करी, 9,500 रुपए की पेमेंट करी। क्या अब हम डिसअलाउ कर देंगे? ये देखो टोटल 19,500 हो गया है। क्या अब हम डिसअलाउ कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर हरी अलग है और मोहन अलग है। अगर ये दूसरा व्यक्ति भी मोहन होता तो हम डिसअलाउ कर देते, लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है ये तो एक हरी अलग है, मोहन अलग है, इसलिए हम इसे डिसअलाउ नहीं करेंगे। तो नथिंग विल बी डिसअलाउ, नो डिसअलाउ, ऊपर भी नो डिसअलाउड। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था 12,000 रुपए मैंने पे करे रीता को, 12,000 रुपए मैंने रीता को पे करे, 6,000 रुपए पहले दिन पे करे और 6,000 रुपए ही दूसरे दिन पे करे, रीता को ही पे करे। क्या कुछ डिसअलाउ होगा? क्या कुछ डिसअलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये रीता को जो आपने पैसे दिए थे वो एक दिन में 6,000 दिए थे और दूसरे अलग दिन पे 6,000 रुपए दिए थे, और हमें 10,000 रुपए की लिमिट एक दिन में देखनी है, एक पर्सन के लिए देखनी है। फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल आपको दिया था जहां पर मैंने बोला कि मैंने 29/7, 30/7 और 31/7 तीन अलग अलग दिनों पर पेमेंट करी सोहन को। खर्चा था 18,000 रुपए का, पेमेंट मैंने करी सोहन को 3 अलग अलग दिनों पर।
पहले दिन 11,000 रुपये, दूसरे दिन 6,000 रुपये, तीसरे दिन 1,000 रुपये। तो बताइए क्या ये 1,000 डिसअलाउ होगा? नहीं होगा। पहले हमने ये डिसाइड कर दिया था कि हाँ हो जाएगा, बट नेक्स्ट डे वी हैव करेक्टेड दिस पोजीशन कि ये डिसअलाउड नहीं होगा, एंड द फाइनल पोजीशन इज डिसअलाउड नहीं होगा। क्या ये 6,000 डिसअलाउ हो जाएगा? ये भी डिसअलाउ नहीं होगा। क्लियर? क्या ये 11,000 रुपये डिसअलाउ हो जाएंगे? यस, ये 11,000 रुपये आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। ठीक है, 11,000 रुपये डिसअलाउ होंगे। ये कंफ्यूजन थी या इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन है? अच्छा, एक और एग्जांपल हमने लिया था। मान लीजिए 12,000 रुपए की आपने परचेस कर ली है उधार। अब आपको तो पता नहीं कि आप ये कैश पे करोगे या चेक से पे करोगे, तो आपने तो इस 12,000 रुपए का खर्चा क्लेम कर लिया होगा, इसे एक्सपेंस मान लिया। बट नेक्स्ट ईयर आपने अगर ये कैश में पे कर दिया, अगर आपने ये कैश में पे कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, हम अगले साल ये डिसअलाउ कर देंगे। अगले साल ऑल दो खर्चा तो आपने क्लेम किया ही नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, पिछले साल आप खर्चा ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, जिसको आपने करंट ईयर में कैश में पे कर दिया होगा, तो करंट ईयर में ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नहीं आंचल, नहीं नहीं, पूरा डिसअलाउ होगा 11, पूरा 11 डिसअलाउ करेंगे। ये कंफ्यूजन है आपको। सुनिए, अगर पेमेंट 10 से ज्यादा है तो ऐसा नहीं है 10 तक का छोड़ के, नहीं, पूरा करेंगे। पूरा का मतलब जितनी आपने कैश में पेमेंट करी होगी वो पूरा डिसअलाउ कर देंगे। आपने 15,000 अगर पेमेंट कर दी है तो पूरा 15 डिसअलाउ करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 छोड़ देंगे और 5 डिसअलाउ कर देंगे, नो, पूरा 15। लॉ में लिखा है बट अमाउंट एक्सीडिंग नहीं, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है इफ द अमाउंट एक्सीड्स रुपीज, इफ द अमाउंट एक्सीड्स रुपीज 10,000, अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा होगा तो डिसअलाउ करेंगे। लॉ में ये नहीं लिखा कि 10,000 से ऊपर वाला अमाउंट डिसअलाउ करेंगे। लॉ में लिखा है इफ द पेमेंट, वेयर द पेमेंट, तो इफ द पेमेंट इज मेड विच इज एक्सीड रुपी 10,000। ठीक है, ठीक है आंचल। एक एग्जाम्पल हमने और लिया था क्या? हाँ ये रहा, 15,000 रुपए की मैंने परचेस करी, नेक्स्ट ईयर में जाके मैंने 9,000 एक दिन में पे किया, और 6,000 रुपए मैंने एक दिन पे किया, अगले दिन पे किया, मतलब डिफरेंट डेट पर पे किया। बताइए कुछ डिसअलाउ होगा या नहीं होगा? नो, अलाउ हो जाएगा क्योंकि 10 से कम है। ये भी अलाउ हो जाएगा क्योंकि क्योंकि 10 से कम है। डिसअलाउ नहीं होगा, नहीं होगा डिसअलाउ। बताइए इसके अलावा डाउट्स? आइएगा, मैं कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा आपके साथ, पीजीबीपी के ही एमसीक्यूज रहेंगे।
कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आंचल? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला ना आज की क्लास आपकी छोटी रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 33 देखिएगा एक बार, ध्यान से पढ़िएगा। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। WDV of the block plant and machinery rate of depreciation is 15% as on 1/4/2020 is rupees 3,20,000. Second hand machinery costing of rupees 50,000 was acquired on 1/9/2020 through account pay check but put to use on 1/11/2020. During January 2021 part of the block was sold for rupees 2 lakh. डेप्रिसिएशन वुड बी, कितना होगा डेप्रिसिएशन बताइएगा। डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? हाँ जी, आपने कैसे निकाला एक बार बताइए। आपने बोला सर 3,20,000 रुपए की मेरे पास ओपनिंग मशीन थी। 3,20,000 रुपए ओपनिंग WDV हो गई। मैंने उसमें 50,000 रुपए की मशीन खरीदी 1/9/2020 को, तो 50,000 रुपए ऐड कर दिया ब्लॉक में। लेकिन उसका पुट टू यूज 1/11/2020 को है, तो इस पर आपको हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर आपने एक ब्लॉक में से 2 लाख रुपए की एसेट बेच भी दी, तो ये आपका सोल्ड हो गया। तो क्लोजिंग ब्लॉक कितना बचा? 3,20, 50, 370 माइनस 2, 170। लेकिन सर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 3,20 माइनस 2, मतलब 1,20 पर तो आपको पूरा 15% मिल जाएगा, प्लस ये जो 50,000 वाली दूसरी एसेट है इस पर आपको 7.5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो कितना हो गया? 1,20 का 15% प्लस 50,000 का 7.5%, टोटल आ गया 21,750 रुपए। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए एक बार। मेसर्स ABC एक एलिजिबल असेसी हैं फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उन्होंने मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है। कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। टोटल टर्नओवर कह रहे हैं 130 लाख रुपए की।
Out of the above, 25 lakh received by the account paycheck during the financial year and 50 lakh received by the cash during the financial year 2021. 25 lakh received by the account pay bank draft before the due date of filing of return and 30 lakh is not received till the due date of filing of return. ब्रेकअप अगेन बता देता हूं. आपने 130 लाख रुपए की टर्नओवर करी, 25 लाख आपको मिल गए अकाउंट पे चेक से, 50 लाख आपको मिला कैश, फिर 25 लाख आपको मिल गए अकाउंट पे चेक से, और 30 लाख आपको मिला ही नहीं. बोलिए, आंसर्स आपके सामने हैं. हाँ जी, आंसर नहीं आया अभी. चलो बताओ, 25 लाख का क्या परसेंट लोगे? 25 लाख का कितना परसेंट लोगे, 6 या 8? 50 लाख का क्या लोगे, 6 या 8? फिर अगले 25 का क्या लोगे, 6? और जो 30 मिले ही नहीं है इसका क्या लोगे? कहां लिखा है ये 8 लेना है, या अजम्पशन है ये 8? अजम्पशन है. कितना आ जाएगा? मेरा आया है 9,40,000. डी. ठीक है, बताइए कोई डाउट यहां तक? थर्टी फाइव हम ऑलरेडी कर चुके थे जब हमने ये सेक्शन डिस्कस किया था, तब हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं. 36 आपके पीजीवीपी का क्वेश्चन नहीं है. मैं अब केवल आपसे पीजीवीपी वाले रेलेवेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा और वही पूछूंगा. हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक, जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता रहेगा. अब आप देखिए, आज हमने मेजर अपने हेड कंप्लीट कर लिए हैं एक्सेप्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. और यकीन मानिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2 क्लासेस से ज्यादा का चैप्टर है नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड की तरफ ज्यादा चलेंगे. जैसे ही मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको धीरे धीरे शिफ्ट करवाना शुरू कर दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस पर और क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस पर, जहां पर हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस को मर्ज करते हुए टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हालांकि टोटल इनकम अभी सॉल्व किया नहीं जा सकता क्योंकि मैंने आपको डिडक्शंस का चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया है. जब तक डिडक्शंस का चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा टोटल इनकम पढ़ पाना मुश्किल है. बट स्टिल कोशिश करेंगे हम उन क्वेश्चंस को करें जहां पर डिडक्शन का कोई बहुत ज्यादा रोल ना हो आ रहा हो. मतलब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करते हुए कुछ क्लासेस इस पर भी लगाएंगे. तो अभी आते हैं हम पीजीवीपी के और क्वेश्चंस देख लूं मैं. हाँ जी, एक क्वेश्चन और है आपके लिए.
नहीं, इसमें अब नहीं है पीजीबीपी का और कोई क्वेश्चन। मैं एक डॉक्यूमेंट अभी आपके लिए और ओपन कर रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। जस्ट गिव मी मोमेंट। यस, आई फाउंड इट। तो ये एक और क्वेश्चन बैंक की बुकलेट है विच इज अवेलेबल ऑन ICAI वेबसाइट। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आई कैन ऑल्सो शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या ईमेल, एज द केस में भी। वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द केस सिनेरियो MCQ। तो मुझे इसमें एक MCQ आपके साथ डिस्कस करना है। आइए सबसे पहले उसी MCQ को उठा लेते हैं। एंड इट वुड बी एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू कि जो चैप्टर हम कर चुके हैं, अगर आप उनके MCQ खुद से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। जो आपके केस सिनेरियो स्टार्टिंग होंगे वो रफली पेज नंबर 51 से शुरू हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। लक्स एंटरप्राइजेस, अ प्रोप्राइटरशिप फर्म of Lucifer Morning Star, a resident individual in Maharashtra engaged in the business of printing and publishing। तो एक पर्सन है लक्स एंटरप्राइजेस जो प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के पब्लिशिंग के बिजनेस में है। द फॉलोइंग डिटेल पर्टेन टू द असेट्स ऑफ बिजनेस, आपको ये जानकारी दी है। सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज्ड लैंड, डेट ऑफ परचेज है 30/9/2020, पुट टू यूज है 30/12/2020, अमाउंट है 1 करोड़ 85 लाख रुपए। एक BMW है M4 कन्वर्टेबल कार, डेट ऑफ परचेज है 13/8/2019, 25/8/2019 को पुट टू यूज किया, 94,80,000। एक मशीनरी है जो कि यूज की जाती है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग की प्रोसेस में, 25/9/20 को खरीदी, 15/10/2020 को पुट टू यूज करी, 9,12,500। आगे पढ़िएगा। कार इज ऑल्सो यूज फॉर द पर्सनल पर्पस, कार क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए भी चलती है। डिस अलाउंसेस फॉर द पर्सनल यूज मे बी टेकन एट 20%। तो जो डिस अलाउंसेस है 25-20% ली जाएगी। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं क्या चीज कहना चाह रहे हैं। अगर आपकी कोई असेट, जैसे कार का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कार अपने ऑफिस के लिए और बिजनेस यूज दोनों के लिए चलाते हैं, घर के लिए भी चलाते हैं, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन तो बिजनेस में मिलने से रहा। अब कैसे निकाला जाए कि सर कितना घर के लिए चलाया और कितना ऑफिस के लिए चलाया, तो ऐसे में एक परसेंटेज ले ली जाती है, रीजनेबल परसेंटेज, कि ठीक है चलो हम मान लेते हैं 20% आपने अपने घर के लिए गाड़ी चलाई है, तो जो आपका डेप्रिसिएशन है उसका 20% डेप्रिसिएशन आपका डिसअलाउ हो जाएगा, उसका 20% आपका डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा। जो भी आपका डेप्रिसिएशन है उसका 20% मना कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। WDV ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएबल एट 15% एज ऑन 1/4/2020 इज 1,45,00,000। तो WDV आपको प्लांट एंड मशीनरी की दी हुई है 1,45,00,000 रुपए, मतलब जो आपने नई मशीन खरीदी है वो तो अलग है, इसके अलावा आपके पास ओपनिंग वैल्यू थी 1,45,00,000 रुपए। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, choose the most appropriate answer to the following question, assuming all aforementioned assets are purchased through account pay check। तो ये जानकारी क्यों दी है, अब तक आप समझ चुके होंगे इस बात को। ये इसलिए दी है ताकि कहीं आप ये डिसअलाउंसेस ना कर बैठो कि सर मैंने कैश में पेमेंट करी थी तो मैं इसका डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं कर रहा। तो इसलिए मान के चलिए आपने सारी पेमेंट अकाउंट पे चेक से करी है। तो अब आपसे क्वेश्चन नंबर 10.1 में पूछा गया है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आपको बताना है केवल प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। टेक योर टाइम, कैलकुलेट इट एंड आंसर इट। क्वेश्चन दिखाऊं, सॉरी, ये लीजिए।
वन सेकेंड। ओपनिंग WDV इज 1,45,00,000। ओपनिंग WDV इज 1,45,00,000। ये लीजिए। ऑप्शंस आर चंचल ने जवाब दिया है ऑप्शन बी। बाकी लोगों का आ गया क्या आंसर? देखिए आपने कैसे निकाला होगा आंसर, ठीक है आपका। 1,45,00,000 रुपए पे तो सर पूरा 15% का डेप्रीसिएशन मिलेगा। 1,45,00,000 पे पूरा 15% का डेप्रीसिएशन मिलेगा। तो 1,45,00,000 का 15% किया आपने, आंसर आ गया 21,75,000। आपका आ गया आंचल आंसर? यस, सेम बी। नहीं, देखिए आपने कहाँ गलती करी है, मैं समझ सकता हूं, और आप एक बार देखिए इसको। अब ये जो 9,12,500 रुपए की सर मैंने नई मशीन खरीदी है, बताइए ये 25/9 को खरीदी, 15/10/2020 को मैंने पुट टू यूज करी। एम आई एलिजिबल टू गेट 100% मतलब फुल डेप्रीसिएशन ऑन दैट, या मुझे 50% डेप्रीसिएशन मिलेगा? हाफ मिलेगा। तो 9,12,500 का करिए, 9,12,500 का 15% इंटू 1/2 करिए, कितना आ गया? 9,12,500 का 15% डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया सर 68,437। बताइए क्या इतने पर आंसर आएगा या अभी भी कुछ रह गया है? यस, देयर इज समथिंग मिसिंग, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डेप्रीसिएशन। ये आप मिस कर रहे हैं। तो आंचल आपने यही मिस किया, एडिशनल और लो। 9,12,500 का एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होता है? एडिशनल जो ओरिजिनल होता है उसका 10%, या अलग से हमें 20 मिलता है, और अगर पुट टू यूज होता है तो 10 मिलता है और 10 अगले साल मिलता है? क्या ऐसा ही होता है? 20 होता है, लेकिन अगर पुट टू यूज हाफ है, मतलब लेस देन 180 डेज है, तो हाफ कर देंगे, मतलब 10% और दे देंगे। यही मतलब है ना? तो जोड़ दो यहां पर 91,250, निकाल लो आंसर। 23,34,688। क्वेश्चन नंबर 10.2 देखिए, व्हाट वुड बी द WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी? WDV बतानी है अब आपको, 1/4/2021 की WDV। अगर आपने डेप्रीसिएशन निकाल लिया तो WDV निकालना तो कोई बड़ा काम है ही नहीं। 1,45,00,000 प्लस 9,12,500 माइनस 23,34,688। कितना आ जाएगा? सी 10.3 देखिए, व्हाट वुड बी द WDV ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज लैंड? पहले तो बताइए ये क्वेश्चन किस बारे में पूछा जा रहा है आपसे, यहां पर आपकी क्या नॉलेज टेस्ट की जा रही है?
डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है ये टेस्ट किया जा रहा है, या डेप्रिसिएशन का रेट क्या है ये टेस्ट किया जा रहा है? पहले तो बताओ इस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है, रेट। 40%? बुक में से देखा है या याद है? इन दोनों में होता है शायद, बट पता नहीं। तो ये लो, बुक आपके सामने ओपन कर दी है, अब बता दो आप किस में लोगे। क्वेश्चन आपके सामने है। ऑफिस बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज लैंड। ये रही बिल्डिंग के केस में तीन रेट थे, 5, 10, 40, 40। तो 5, 10, 40, 40, बताइए कौन सा लोगे? 10, बिल्कुल। अब बताइए फिर, 1,85,00,000 रुपए की बिल्डिंग है, 10% का डेप्रीसिएशन है, लेकिन 30 डेज 30 दिसंबर 2020 को पुट टू यूज है, तो हाफ कर देंगे। अब हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,85,00,000 का 5% कितना आ गया? 9,25,000। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? डेप्रीसिएशन बताना है। चंचल ने पूछे सर लीज लैंड से कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। बस यही तो इंस्टीट्यूट करता है, आपको ऐसे ऐसे शब्द डाल के दे देगा कि उस समय पर आपका दिमाग कहीं और ही चला जाएगा, आपको लगेगा शायद लीज वाला कुछ नया पॉइंट आ गया। तो इन चीजों से आपको घबराना नहीं है, कोई फर्क नहीं है लीज का यहां पर। हाँ जी। तो 9,25,000 का डेप्रीसिएशन आ गया, बट क्वेश्चन ने हमसे डेप्रीसिएशन थोड़ी पूछा था, क्वेश्चन ने तो डब्ल्यूडीवी पूछी थी। तो डब्ल्यूडीवी कैसे आएगी? 1,85,00,000 माइनस 9,25,000। 1,75,75,000, 1,75,75,000, ये मेरा आंसर आ गया। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, दैट इज द वेरी 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 गुड क्वेश्चन। आप कैसे किया? अरे ऐसे किया, देखो ना, इसका पुट टू यूज 30/12/2020 का है। लेस देन 180 डेज हुए या नहीं हुए? हो गए। और जब लेस देन 180 डेज होता है तो हम आधा डेप्रिसिएशन कर देते हैं। 10.4। ओहो, हाँ, क्वेश्चन है 10.4। What would be the amount of depreciation allowable on BMW M4 convertible car for the previous year? आपको बताना है डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा। आंसर निकालिए। ये जानकारी केवल आपके काम की है, बस ये दो जानकारी काम की है, आपके डेप्रीसिएशन निकालना है कार के ऊपर। सही आंसर बताने वाले को मेरी तरफ से एक चॉकलेट गिफ्ट। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये।
ये लीजिए सारे ऑप्शंस। अब रुकिए, दो ऑप्शन अगले पेज पर हैं। 10,01,088, तो मैं यहीं लिख देता हूं इसे। सी 10,01,088 और डी ऑप्शन है 1729,152। 1729,152। सही आंसर पर एक चॉकलेट। ये लीजिए कार, ये रही BMW कार। ऑप्शंस ये लीजिए। WDV थी कार की, सॉरी आपने कार खरीदी थी 94,80,000 रुपीज की। कब? 25/8/2019 को। निकला नहीं आंसर? क्या हो गया, कहाँ फंस गए? नहीं निकला फाइनली, या कर रहे हो अभी? चलिए आपका टाइम ओवर हो गया, बस अब छोड़ दीजिए, अब मुझे करने दीजिए। आंचल कह रहे हैं सर इसके अंदर पहले 30% आएगा, क्योंकि वो परचेज हुआ है 23 अगस्त से 31 मार्च 20। नहीं, कहाँ परचेज हुआ है 23 अगस्त से? परचेज तो 13 अगस्त है। पुट टू यूज 25 अगस्त है। पुट टू यूज थोड़ी देखना है, डेट ऑफ परचेज देखनी होती है उसके लिए तो। अब ऑप्शंस वापस लाऊं? आइए मैं कराता हूं आपको।
आप उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अभी जो यहां पर पूछा गया है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? डेप्रीसिएशन पूछा है या डब्ल्यूडीवी पूछी है? क्वेश्चन ने सर हमसे पूछा है डेप्रीसिएशन। कौन से साल का? कौन से साल का डेप्रीसिएशन पूछा है? जल्दी से सोच के जवाब दीजिए। कौन से साल का डेप्रीसिएशन पूछा गया है आपसे? प्रीवियस ईयर 2021 का। अच्छा, आपने ये जो कार खरीदी है 2021 में खरीदी है, 19-20 में खरीदी है? कार आपने 2021 में खरीदी है, 19-20 में खरीदी? 19-20। तो पहले आपको 19-20 का डेप्रीसिएशन निकाल के डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी, तब जाकर आप 20-21 का डेप्रीसिएशन निकाल पाएंगे। यस और नो? तो डेप्रीसिएशन निकालिए 2019-20 का, बताइए कितना आएगा? 94,80,000 रुपए की मशीन खरीदी, कितना डेप्रीसिएशन है? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इस पर क्या लूं? कार पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। कार का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बता दो, क्या हो गया? 15। में भी क्या होता है? में भी थोड़ी होता है, 15 ही होगा। आधा मिलेगा पूरा मिलेगा? 19-20 के लिए पूछ रहा हूं, 19-20 के लिए पूछ रहा हूं, आधा या पूरा? पूरा। अब लेकिन ध्यान से सुनिए, कितना आ गया डेप्रीसिएशन? 94,80,000 का 15% आ गया सर, 14,22,000 रुपए। लेकिन ध्यान से सुनिए, 20% आपको डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं हो रहा है। 20% डेप्रीसिएशन आपको अलाउ नहीं हो रहा है। तो बताइए आपको डेप्रीसिएशन अलाउ कितना हो रहा है? अलाउ कितना हो रहा है? ओनली 80%। तो बताइए 14,22,000 का 80% कितना आएगा? 11,37,600। ये वो डेप्रीसिएशन है जो आपको अलाउ होगा। तो 11,37,600 माइनस करिए, कितना बचा? 83,42,400। ये है डब्ल्यूडीवी 31 मार्च 2020 की। और हमसे डेप्रीसिएशन पूछा गया है 20-21 का। तो 20-21 का डेप्रीसिएशन कितना? 15%। किसका? इसका। तो इसका 15% निकालिए, कितना आ गया? 12,51,360 रुपए। लेकिन 20% डेप्रीसिएशन फिर अलाउ नहीं हो रहा, 20% डेप्रीसिएशन फिर से अलाउ नहीं हो रहा। तो इसका 80% आपको मिलेगा। 12,51,360 का 80% कितना आ गया? 100,1088। 100,1088। तो बताइए आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है।
हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को? सुनिएगा, इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर करते समय इस पर जो डेप्रिसिएशन का रेट लिया है वो 30% लिया है। अब आई डोंट नो इसने 30% क्यों लिया है, जबकि इस पर डेप्रिसिएशन का रेट तो 15 ही आना चाहिए, क्योंकि इसकी परचेज 23/8/2019 से पहले हो गई थी, 13/8/2019 को हो गई थी, बट स्टिल इंस्टीट्यूट हैज टेकन एट द रेट ऑफ 30%। तो अगर आप 30% से भी करेंगे तो आंसर फिर आपका आ जाएगा ये वाला। मैं यहां करके दिखा देता हूं। देखिए, WDV आप लीजिए 94,80,000 रुपए, इसका निकालिए 30%, कितना आएगा? 94,80 का 30% 28,44,000। इसका करिए 80%, क्योंकि 20% तो आपको अलाउ ही नहीं हो रहा है, तो इसका 80% करेंगे, ये आ जाएगा 22,75,200। तो 22,75,200 माइनस होगा, WDV बच के आएगी 72,04,800। इस पर फिर करिए 30%, इंटू किया 30%, ये आ गया 21,61,440। और क्योंकि 20% आपको डिसअलाउ होता है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन 80% मिलता है, तो इसका करिए 80%, ये आएगा 17,29,152 रुपए। तो इंस्टीट्यूट का आंसर ये आ रहा है, बट वैसे सही आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट इस पर 15 रहेगा, 30 नहीं रहेगा। अब यहां पर समझने वाली पता है क्या बात थी, आपने भी शायद 30 से किया होगा, बट आंसर आपका भी नहीं आया होगा। इशू ये था इस पॉइंट में, जो कंसेप्चुअली पॉइंट था, आप जब WDV निकालते हैं तो WDV में माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। जो मैं समझ पा रहा हूं आपने क्या गलती की होगी, आपने डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा 14,22,000 रुपए माइनस कर दिया होगा। यस और नो? अगर आपने 30% या 15 किसी से भी निकाला होगा तो आपने 14,22,000 रुपए माइनस करा होगा डेप्रीसिएशन। नहीं, ये नहीं करना था। जब आपको मैं कह रहा हूं या लॉ कह रहा है कि आपको डेप्रीसिएशन 14,22 नहीं मिल रहा, आपको डेप्रीसिएशन 14,22 नहीं मिल रहा, आपको डेप्रीसिएशन मिल रहा है 11,37,600, तो हमने कंसेप्ट में ये थोड़ी पढ़ा था कि जितना मिलता है, हमने क्या पढ़ा था? जितना डेप्रीसिएशन एलिजिबल है तो वो माइनस करेंगे। क्लियर? तो यहां पर क्या लेना है? डेप्रीसिएशन जितना अलाउड है, जितना कैलकुलेट नहीं है, अलाउड है। अब इस केस में अलाउड कितना था? 14,22 नहीं, अलाउड था 11,37,600। तो ये माइनस करके आपको WDV निकालनी थी, और फिर इसका आपने करना था 30 या 15%, और फिर उसका करना था 20% डिसअलाउड, तो तब जाके आपकी निकलती WDV। बताइए, क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ MCQ और करेंगे। और हाँ, एक बात और मेरे को अभी याद आई, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखेंगे पिछले कुछ सालों में PGBP के क्वेश्चंस कहां कहां पूछे गए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटली फुल ऑफ प्रैक्टिस क्लास ओनली। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।